फिर इसमें सर्विसिबिलिटी है। व्हाट इज सर्विसिबिलिटी? सर्विसिबिलिटी का मतलब है कि आफ्टर सेल सर्विस आप क्या देते हो। आपने देखा होगा जापानीज गाड़ियां यहाँ पे लोग ले रहे थे बीच में, लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे अगर यहाँ से कामरा से या अटक से आई नीड टू गो टू कराची, तो मैं सोचूंगा सुजुकी की ब्रांड गाड़ी ले लूँ, टोयोटा ले लूँ। रास्ते में ख़राब हो गई तो मैं वहाँ छोड़ के तो नहीं आ सकता ना, कोई मैकेनिक मिल जाएगा आराम से गाड़ी सही कर देगा, इफ़ प्रोडक्ट इज़ दैट। तो अगर आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिल रही इस प्रोडक्ट की, तो दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड फॉर एनीथिंग। उसको मैं कहूँगा यार ये प्रोडक्ट लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपकी गाड़ी जब पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं है। तो दैट्स वाई यू विल नॉट प्रेफर दैट प्रोडक्ट। हाँ, एक प्रोडक्ट है जो चल रही है मार्केट में, आपको पता है महरान जो है वो इट्स लाइक अराउंड लाइक 25 ईयर्स, 35 ईयर्स भी लोग कहते हैं। 92 से चल रही है, 90 से चल रही है, 89 से भी मॉडल आ चुका था उसका, अभी तक चल रही है मार्केट में। ठीक है, वाई? बिकॉज ऑफ इट्स आफ्टर सेल सर्विस। कहीं भी आप जाओ आपको उसकी सर्विस मिल जाती है, सर्विस स्टेशन हर कोई बना लेगा उसको। ठीक है, तो इट्स लाइक एग्जैक्टली द सेम थिंग। सर्विसिबिलिटी सही है, दैट्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सर्विसिबिलिटी नहीं है, आपके प्रोडक्ट के डायमेंशन में ये डायमेंशन इनकम्प्लीट है। ठीक है, एनी क्वेश्चन अबाउट इट? किसी ने कुछ पूछना है इसके बारे में? सर ये वारंटी और गारंटी दोनों में क्या फर्क है? किसमें? वारंटी और गारंटी? वारंटी। वारंटी देखो यस। नॉर्मली होता है कि आपकी वारंटी का मतलब होता है क्लेम होता है। ठीक है, वारंटी इज अगेन अगेन अगेंस्ट अ क्लेम। आप वारंटी जो प्रोड्यूसर होता है वो दे रहा होता है कि मैं इसको वारंटी दे रहा हूँ कि ये दिस वुड बी आफ्टर सेल सर्विस, मैं आपको दूंगा, खराब हो जाए मेरे पर ले आना, मैं सही कर दूंगा। ये वारंटी होती है। ठीक है, गारंटी होती है कि खराब ही नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है कि पहले 2 साल में तो खराब ही नहीं होगी, ये गारंटी होती है। मैं गारंटी दे रहा हूँ अपने ब्रांड नेम के आगे कि ये चीज़ अगले 3 साल में खराब नहीं होगी। ठीक है, और अगर खराब हो भी गई तो मैं इसकी 5 साल की वारंटी दे रहा हूँ कि मैं ठीक कर दूंगा। ये फ़र्क होता है गारंटी और वारंटी में। 3 साल की गारंटी है कि नए पार्ट से गाड़ी 1,000 किलोमीटर तक चलाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, कंपनी की गारंटी है। 5 साल की वारंटी है कि 5 साल में आप कभी भी क्लेम कर लो, आपको मैं सर्विस फ्री करके दूंगा। कोई पार्ट में मेल फंक्शनिंग आ गई, गियर बॉक्स खराब हो गया, गियर लिवर खराब हो गया, इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई ऐसा मसला आ गया, तो दिस इज माई वारंटी। ठीक है, दिस इज माई वारंटी कि ये चीज़ आप मुझसे सही करवा लो। क्लियर अबाउट इट? यस सर, क्लियर है। ये मुझे पीछे पड़ा इसकी एग्जाम्पल्स, इनको पढ़ लेना। परफॉर्मेंस, एस्थेटिक्स, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, अच्छा हम जो बात करें उसको सर्विस से भी रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, सर्विस के अंदर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सर्विस ले लो, एयरलाइन की सर्विस मिल रही है आपको। ठीक है, सरीन एयर के नाम से मैं एक एयरलाइन चला रहा हूँ, उसकी मैं सर्विस दे रहा हूँ। तो लोग पूछ रहे हैं मुझसे सर्विस की क्वालिटी कैसी, सरीन एयर का और पीआई का क्या मुकाबला है? तो मैं सर्विस क्वालिटी के हिसाब से उसको देखूंगा। ठीक है, अब सर्विस में तो कोई चीज़ टेंजेबल होती है नहीं होती है, ये हम देखते हैं। कन्वीनियंस, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, टाइम, अश्योरेंस और कर्टिसी, ये सर्विस के डायमेंशन हैं। इनको ज़रा डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू अस? ठीक है, अब देखो सर्विस में जब टेंजिबिलिटी की बात करते हैं, मैं एयरलाइन के अंदर गया, जहाज बिल्कुल गंदे थे, मैंने कहा यक व्हाट इज दिस सर्विस, बेकार एयरलाइन है, आई हैव चूजन द रॉन्ग एयरलाइन। ऑपोजिट मैं एंटर हुआ, एक बहुत फ्रेश सी फ्रेग्रेंस आ रही, स्मेल आ रही है, और बिल्कुल साफ सुथरी जगह है, साफ सुथरी सीट्स हैं, तो ऐसे बेस्ट सर्विस। टेंजिबल का मतलब होता है सर्विस में जिस जगह पे आपको बैठा रहे हैं, जो चीज़ आप यू कैन टच, यू कैन सी, जो आपके टेंजिबल्स हैं वो आपके नीट एंड क्लीन हो। ठीक है, कन्वीनियंस मतलब मैंने कहा यार मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट था, मैं एयरपोर्ट पे गया और उनका वहाँ पे पहले से ही बना हुआ था सेंटर, जहाँ से मैंने अपना एक कोड बताया उनको, उन्होंने मुझे उसका टिकट का प्रिंट निकाल दिया। तो सर्विस वॉज वेरी कन्वीनियंट, मुझे कहीं भागने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, रिलायबिलिटी वॉज द प्रॉब्लम फिक्स, कोई मसला आ गया ड्यूरिंग द एयरलाइन या जो जहाज चलते हुए, कोई मतलब मेरी टिकटिंग में मसला आ गया,
तो मैं गया उसके पास, मैंने कहा मुझे ना लेग की प्रॉब्लम है, लेग स्पेस ज़्यादा चाहिए। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, आपको लेग स्पेस की सीट चेंज कर देते हैं। तो प्रॉब्लम वॉज फिक्स। रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। अगेन ड्यूरिंग द एयरलाइन मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा दिस इज द प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, नो इशू, हमारी तरफ से वी जस्ट गिव यू, विल चेंज द ग्लास। ठीक है, उन्होंने ग्लास चेंज कर दिया और मैंने कहा मुझे ये ड्रिंक नहीं चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है सर, नो इशू, विल चेंज इट। अगेन ये ड्यूरिंग द सर्विस भी हो सकता है, और अगर फ्लाइट के अंदर पहले से मैं बात करूँ, मुझे कोई क्वेरी आ गई, मैंने कहा कि यार मुझे ना ये चीज़ चेंज करके दें, आई वांट टू चेंज माई सीट, मुझे इस टाइम में नहीं फ्लाई करना। तो उन्होंने कहा सर जस्ट गिव अस 1 आवर, 1 घंटे में मेरा मसला हल कर दिया। तो मुझे बस 1 घंटा वेट करना पड़ा। हो सकता है कि आई कुड हैव वेटेड 30 मिनट्स का टाइम होता, तो मैं और खुश होता कि भाई मुझे आधे घंटे में मसला हल हो गया। Assurance that the customer service person seem knowledgeable about the repair। अपने जो कस्टमर्स जो मुझसे बात कर रहे हैं, जो सर्विस सेंटर में बैठे हैं, उनको इसके बारे में पता है या नहीं पता। लाइक आई वेंट, मैंने कहा मुझे कस्टमर से कि मुझे कि एक जो मैंने क्लेम करना है, रीइंबर्स करना है, मुझे ये टिकट मुझे अपनी कंपनी को शो करनी है ताकि मुझे पैसे वापस मिले। तो मुझे इसकी प्रॉपर इनवॉइस चाहिए। उन्होंने कहा सर नो इशू, हम आपको ईमेल कर देंगे। इसका मतलब है दे वर नॉलेजेबल अबाउट दिस प्रॉब्लम, कि वहाँ पे ये वाली इनवॉइस ही चलती, प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस होती है। तो उन्होंने कहा नो इशू सर। कर्टिसी, वर दे कर्टिस शोइंग कर्टिस बिहेवियर फ्रेंडली? यस, दे वर वेरी फ्रेंडली। अब देखो इन इन चीज़ों को अब आप कंपेयर करो, एंड कंपेयर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। ये मैंने सरीन की एग्जांपल दी, अब आप इसको पीआईए पे लगा लो। ठीक है, चार्ज बहुत गंदे हैं पीआईए के। कन्वीनियंस सेंटर, ऑनलाइन का मसला ही नहीं है, भागना पड़ता है आपको। लाइबिलिटी, प्रॉब्लम आ जाए दे डोंट फिक्स इट। रेस्पॉन्सिवनेस, वर्क कस्टमर सर्विस विलिंग टू एबल टू आंसर क्वेरीज, दे वर इंडिफरेंट, का कोई मसला नहीं है, वो एटीट्यूड ही उनका था, आई हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, डिड द कस्टमर सर्विस सीम नॉलेजेबल अबाउट द रिपेयर? नो, बिल्कुल नहीं पता होता इनको। कर्टिसी, somehow not very much। तो देखो मैंने दोनों सर्विस को कैसे वैल्यूएट किया, ये मैंने इंटेंजिबल इन चीज़ों पे मैंने वैल्यूएट किया। इन डायमेंशंस पे मैं सर्विस को, एक सर्विस को दूसरी सर्विस से कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन दिस? कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, प्लीज पूछ लो। ऑल क्लियर, सबको समझ आ गया? यस सर, ऑल क्लियर है। वेरी गुड। इसका मतलब आपको एक टास्क दिया जाए कि सर्विस को आपने इवैल्यूएट करना, तो यू कैन इवैल्यूएट इट फ्रॉम दीज डायमेंशंस, कर सकते हो। सर बता दें। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं, अभी तो फिलहाल नहीं कर रहे। इसमें 4 चीजें और भी हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट्स ऑफ क्वालिटी। डिटरमिनेंट्स ऑफ क्वालिटी में क्या चीज़ है? क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। अगर उस प्रोडक्ट की डिज़ाइन इज सेल्फ इज सो कॉम्प्लिकेटेड, तो दैट्स अगेन अ क्वालिटी इशू। कि एक बार तो मैं बना लूंगा उसको, बट आई कैन नॉट। मैंने आपको बताया था पॉट की एग्जांपल, फिर मैं आपको देता हूँ। उसकी जो जगह थी, पॉट वाज लाइक दिस, ठीक है, वो इस तरह का पॉट था, दिस वाज लाइक दिस, एग्जैक्टली द डायमेंशन ऑफ द पॉट। अब दिस फेस ऑफ द पॉट इज वेरी डिफिकल्ट टू पेंट, ये स्ट्रेट नहीं है। ये स्ट्रेट होता तो बहुत अच्छा था, but it's not straight, it's like this। जब मैं रेड लाइन, इट्स एग्जैक्ट डायमेंशन। तो इस डायमेंशन का पॉट बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैन्युफैक्चरिंग में हर बार अलग डायमेंशन बनेगा, ठीक है। पेंट इसको करना मुश्किल है। तो कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन आर नॉट गुड फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। कीप अ सिंपल डिजाइन। सिंपल डिजाइन आर इफेक्टिव, एंड बेसिकली दे इंश्योर क्वालिटी प्रोडक्ट। तो डिजाइन इज इंपॉर्टेंट। फिर कन्फर्मेंस का मैंने बताया, डिग्री टू विच गुड्स और सर्विस कंफर्म टू द इंटेंट ऑफ द डिजाइनर, ठीक है। द इंटेंट ऑफ द डिजाइनर, दिस वाज द इंटेंट कि हम इसकी डिजाइन से कोई क्वालिटी का कोई पार्ट इसमें लें, तो इफ दैट इज हेल्पिंग आउट, तो दैट्स अगेन क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आपने देखा होगा जब सिटी लॉन्च हुई थी 2000 में,
जो बिल्कुल सिटी वेरियो के नाम से आई थी। तो उसका जो शेप था, इट वॉज एरोडायनामिक शेप। एरोडायनामिक शेप इसलिए बनाया था ताकि जब गाड़ी चले तो उसके साइड से हवा टकरा के निकल जाए और फ्रिक्शन कम से कम प्रोड्यूस हो। दैट वाज द क्वालिटी ऑफ द शेप। उसका जो मकसद था शेप का, वो ये था कि हमें एयर फ्रिक्शन कम से कम हो। तो अगर उसका इंटेंडेड यूज डिज़ाइनर ने बनाया है और वैसी सारी गाड़ियों की शेप बन रहे हैं और वो उसका फ़ायदा भी हो रहा है, तो लोगों ने कहा ठीक है यार, ये तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, खूबसूरत भी लगती है, न्यू सिटी थी, और लोगों ने कहा इट वॉज ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, और इसका फ़ायदा है कि एरोडायनामिक है, पेट्रोल भी कम लगेगा हमारा। तो लोगों ने कहा वेरी गुड, धड़ाधड़ बिकना शुरू हो गया, आज तक बिक रही है। ठीक है। तो अगेन, अगर क्वालिटी का जो डिज़ाइन का जो इंटेंट है वो भी पूरा हो जाए, और डिज़ाइन इज सिंपल, नॉट लाइक कोई ऐसा फीचर नहीं है जो आपको फीड करने में मसला हो रहा है, तो दैट्स अगेन यू कैन से कॉन्फॉर्मेंस ऑफ क्वालिटी। ये दो हमने पढ़ लिए, ठीक है, पीछे हम कर दे डिज़ाइन एंड देन कन्फॉर्मेंस ऑफ डिज़ाइन, ईज ऑफ यूज एंड सर्विस। ईज ऑफ यूज क्या है? अगेन, हाउ इजली यू कैन यूज द प्रोडक्ट। और सर्विस हम वैसे ही डिस्कस कर लिए, ठीक है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर क्वालिटी? पुअर क्वालिटी दोगे तो मसला क्या आएगा? पुअर क्वालिटी कैन बी हैजार्डस फॉर द कंपनी। आपका बिजनेस लॉस हो जाएगा, अगेन लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, प्रोडक्टिविटी के इश्यूज आएंगे, ठीक है। कॉस्ट गोज अप। कॉस्ट कैसे ऊपर जाती है पुअर क्वालिटी में? पुअर क्वालिटी में कॉस्ट कैसे ऊपर जाती है? हाउ इज कॉस्ट इफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ? सर जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट उतनी ही होती है, और जो उसके जिस प्रोसेस से वो गुजर रहा होता है बाकी सारे कॉस्ट तो वही आ रही होती है। लेकिन उसकी जब सेलिंग प्राइस आएगी तो वो उसको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। यस आपने सर, तो सर कॉस्ट की उसके जो, जो एक्सपेंस है वो ज्यादा हो जाएंगे, रेवेन्यू कम हो जाएगा। एग्जैक्टली आपको क्या होगा कि कॉस्ट आपने इसमें इनकर की है, वो फॉर एग्जांपल आपने फ्लैश कर दिया, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, सारे कॉस्ट आपने इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए उसके। लेकिन जब आपने प्रोडक्ट बनाई तो दैट वाज सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट। तो उसकी मार्केट में अगर वैल्यू आपने टैगलाइन प्राइस रखी थी 1000 रुपीज़, तो वो अब कितने की बिकेगी? वो बिकेगी फॉर एग्जाम्पल 200 की। तो 800 का आपको लॉस हो चुका है। वो 200 का भी इसलिए बिक रही है कि 200 का मटीरियल लगा हुआ है उसमें, वो इंटेंडेड यूज पे नहीं बिक रही है। हो सकता है आपने कोई टी शर्ट बनाई थी, तो वो टी शर्ट के हिसाब से नहीं बिक रही है। नाउ दैट इज सेलिंग फॉर एग्जाम्पल 200 को, इसका कोई कपड़ा बिक रहा है या कटिंग्स होती हैं वो बिक रही हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली आपको कॉस्ट में लॉस है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो आपका चला गया ना सारा। क्वालिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगेन, टॉप मैनेजमेंट। सबसे पहले कौन है रिस्पॉन्सिबल क्वालिटी का? हु इज द फादर ऑफ ऑल दिस? ये सारा किसके जिम्मे का? ये सारा टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स बनानी है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। जैपनीज के बारे में क्यों मशहूर है? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने कहा टोयोटा ने कि विल नॉट मेक एनी डिफेक्टिव कार्स। ये सबको पता है, नीचे जो फ्लोर लाइन पे वर्कर काम कर रहे हैं उसको भी पता है कि टॉप मैनेजमेंट के नाम के नज़दीक क्वालिटी क्या चीज़ है। फॉर देम क्वालिटी इज बिग थिंग। फिर डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट, अगेन हमने पढ़ लिया। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मैं सब स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट करूंगा, अगर मेरा सप्लायर ही सही नहीं है, तो मैं क्वालिटी को क्या कर लूँगा? जैसे मैंने कहा था, अगर टोयोटा में जनरल के टायर लग रहे हैं या डनलॉप के टायर लग रहे हैं, ठीक है, तो टोयोटा ने कहा मैं डनलॉप से टायर खरीदूंगा। वेरी गुड, डनलॉप ने कहा ठीक है हम आपको टायर देंगे। टोयोटा ने कहा कि टायर का डनलॉप को कि भाई ठीक है आप टायर तो मुझे दे देंगे। अब टोयोटा को टायर्स किससे खरीदने हैं? या तो डनलॉप से खरीद लें या वो जनरल मोटर से खरीद लें, ठीक है। जनरल मोटर ने कहा हम भी आपको रेट देंगे, उसने भी रेट दिए। और तीसरी कोई चाइनीज फर्म है, उससे ले लें, ठीक है। एक अनब्रांडेड फर्म है, अनब्रांडेड। टोयोटा ने कहा कि यार मसला ये कि अनब्रांडेड तुम्हें सस्ता मिल जाएगा, प्राइस में ये सस्ता है, ठीक है। प्राइस वाइज दिस इज चीप, ये सबसे चीप है। उसके बाद नंबर 2 पे, दिस इज द नंबर 2, ठीक है।
और ये थोड़ा महंगा है, ठीक है, दिस इज हाई प्राइस्ड। लेकिन मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि इसकी क्वालिटी का कुछ नहीं पता, अनब्रांडेड। तो मैंने पूछा आप कौन से रबर कंपाउंड से टायर बनाते हो, उन्होंने कहा सर हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, वी डोंट हैव एनी फार्मूला। फिर मैं इसकी इंस्पेक्शन की, सप्लाई एवेल्यूशन कहते हैं, जगह देखी तो उनके पास कोई स्टोरेज हाउस ही नहीं है, और रॉ मटेरियल को रखते हैं, कोई कूलिंग टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। तो मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वालिटी। लेकिन इसके बरक्स जब मैं डेवलप गया तो वहाँ पे देयर इज अगेन क्वालिटी कंट्रोल का मैकेनिज्म है, कोल्ड स्टोरेज है, सारे टायर्स रखे हैं वहाँ पे, टेम्परेचर कंट्रोल है, और प्रॉपर वेयर हाउसिंग है। तो मैंने कहा यार ये डनलॉप का टायर्स, दिस विल हेल्प मी परफॉर्मिंग द क्वालिटी। तो अब मैं किससे खरीद रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको अपनी जुबान हम कहते हैं सप्लायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिससे आप सप्लायर को चूज करते हो, यू चूज योर क्वालिटी। तो सप्लाई चेन में अगर आपने पढ़ा है पीछे, जैसे सप्लायर सप्लायर तक हम जाते हैं, ये मैंने लास्ट में भी बताया था। सप्लायर का भी सप्लायर अगर होगा, अगर डनलॉप वाला किसी रॉ मटेरियल ले रहा है रबर कंपाउंड, तो मैंने कहा रबर कंपाउंड किससे लेते हो आप, उसका भी नाम बताओ, ताकि आई कैन मेक श्योर कि जब ये चीज़ यहाँ से प्रोक्योरमेंट मेरे चैनल में आए तो कहीं भी ये प्रॉब्लम ना हो कि इट्स अ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? किसी को कोई परेशानी इसमें? टॉप मैनेजमेंट, डिजाइन और प्रोक्योरमेंट, स्पेशली प्रोक्योरमेंट में। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक सेकंड, जस्ट यहाँ तक क्लियर है सबको? ऑल क्लियर अबाउट दिस? किसी के कोई दिमाग में कोई सवाल प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड? इसी तरह हम आगे जाएंगे, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस, ठीक है। तो प्रोडक्शन की भी जिम्मेदारी है क्वालिटी, ठीक है। प्रोडक्शन में कोई आपने अगर मशीन के फॉल्ट्स हैं वो दूर नहीं कर रहे, तो ऐसी बात है क्वालिटी प्रोडक्ट में नहीं आएगा। वो प्रोडक्शन का जो फॉल्ट है वो मैल प्रोडक्शन में आएगा, और आपके डिफेक्ट्स बढ़ते जाएंगे। तो इफ देर इज एनी चेंज इन प्रोडक्शन प्लान, या मशीन की कोई प्रोक्योरमेंट में अपने कोई मशीन के कोई ऑपरेशन आपने सही करने हैं, तो प्लीज़ डू दैट। उसके बगैर अगर मसला नहीं होता तो यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो क्वालिटी एश्योरेंस का अगर मैकेनिज्म चल रहा है, दैट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल, एंड देन क्वालिटी एश्योरेंस एट एवरी स्टॉप, एवरी शॉप लेवल। पैकिंग एंड शिपिंग सब चीज़ सही चल रही है, लेकिन आपकी पैकिंग अगर सब स्टैंडर्ड है, वो अगर रिलायबल नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, पैकिंग की अपनी एक फॉर्म होती है, ठीक है। अगर उसका नहीं कर पा रहे तो दैट्स नॉट अ क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। एंड देन अगेन मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स का यहाँ ताल्लुक वही बात है जो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस है, जो सेल की एक्सपेक्टेशंस है, क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस है। यहाँ पे मार्केटिंग से हम यहाँ चीज़ को लेते हैं, और कस्टमर सर्विस में वही बात आ गई सारी, वारंटीज एंड गारंटीज, आफ्टर सेल सर्विस, एंड ऑल द क्लेम्स, आप उनको किस तरह सेटल करते हो। दीज आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओवरऑल परसेप्शन ऑफ द क्वालिटी। इसके बाद क्या है कि इफ यू मूव फॉरवर्ड, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है ये हम बात कर चुके हैं। फेलियर कॉस्ट, ठीक है। अगर कोई गलत चीज़ बन गई है उसकी कॉस्ट आपको, ऐसी बात है, भुगतनी पड़ेगी, यू हैव टू बेयर दैट कॉस्ट, ठीक है। इंटरनल फेलियर, कॉस्ट इनकर टू फिक्स दैट प्रॉब्लम दैट आर डिटेक्टेड बिफोर द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू कस्टमर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट इंटरनल में क्या फ़र्क है, दिस इज बिफोर द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड,
ठीक है, एंड दिस आफ्टर द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड। कस्टमर एक आ रही है, फॉर एग्जांपल एक लेडीज वो कह रही कि यार आई एम नॉट गेटिंग द प्रोडक्ट राइट, फैशन कोई प्रोडक्ट खरीदी गई है, कोई क्लोथिंग कंटेंट है, तो उसने कहा मैंने एक ही बार वॉश किया, ये सब बेकार हो गया है, इतने पैसे ले रहे हैं आप लोग, 10,000 रुपये का सूट है और ये इसकी प्रोडक्ट है। तो दैट्स अ फेलियर ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एक्सटर्नल फेलियर कहते हैं कि आफ्टर सेल्स उसने, आफ्टर द प्रोडक्ट इज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, फिर कोई फेलियर आ रहा है, बिफोर उसके आ जाए तो आप उसको इंटरनल फेलियर कहते हैं कि ठीक है हमारे आइडेंटिफाई हुआ है, दैट्स इंटरनल फेलियर। प्रोडक्शन में इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। टोयोटा ने बीच में 2004 में या 3 में एक इंसिडेंस हुआ था, इनकी गाड़ियों में भी मसला आ गया था, तो वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था थ्रू एक्सटर्नल, ठीक है, लोगों को पता चला एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और ये ब्रेक का मसला था, ब्रेकिंग सिस्टम उनका गलत लग गया था। उन्होंने एक ऐड दिया कि जितनी भी गाड़ियां हमारी इस बैच की हमें वापस भिजवाएं, हम उनके ब्रेकिंग सिस्टम को सही करेंगे, ठीक है, तो वो उनके पास से डिटेक्ट नहीं हुआ था प्रॉब्लम, गाड़ियां सेल हो चुकी हैं, फिर उसको प्रॉब्लम आ रहा है, दैट्स एक्सटर्नल फेलियर। तो ऐसी बात, ऐसी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, उनको पूरा सिस्टम दोबारा रिवाइज करना पड़ा, कस्टमर्स ने कुछ लॉ सूट्स कर दी, कुछ के एक्सीडेंट्स हो गए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एयर बैग नहीं खुल रहा गाड़ी में, आपकी गाड़ी आपने खरीदी है टोयोटा की, और वो बैग चेक हुआ, वहां से निकल गया, चेक हुआ कि भाई वो खुलता है एयर बैग, गाड़ी खरीद ली आपने, एयर बैग ही नहीं खुला, तो इट्स अ एक्सटर्नल फेलियर। एक्सटर्नल फेलियर क्या, वो जो ऑल्टो के साथ हो रहा है आजकल, लोग वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि यार इसका एयर बैग नहीं खुलता, जान जा सकती है किसी की, तो यू नॉट बाय दैट प्रोडक्ट, आपको इट्स नॉट अ क्वालिटी प्रोडक्ट। इससे पहले 100 बार हिट करके देख लो गाड़ी को अंदर ही, और हिट करके देखो एयरबैग खुलता है नहीं खुलता। अगर वहां पे चेक कर लिया कि नहीं खुलता, तो यू स्टॉप द प्रोडक्शन, आपको कि नहीं यार इसकी प्रोडक्शन मसला है। कस्टमर चेक करके भेज रहे हैं और वो निकाल रहे हैं प्रॉब्लम, दैट्स एक्सटर्नल फेलियर। उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इंटरनल में कॉस्ट कम क्यों क्यों होती है, प्रोडक्ट अभी आपके घर में ही है, यू डोंट हैव टू कॉल इट बैक, कॉलिंग द प्रोडक्ट बैक एक ऐड देना पड़ेगा, फिर बेइज्जती अलग है, लोग बदनाम करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट देखो इसने गलत बना दी थी, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अभी इसको रोक लो। इंटरनल फेलियर कॉस्ट कम होगी हमेशा, इसको रोक लो, कोई फेलियर नजर आ रहा है, स्टॉप द प्रोडक्ट, डोंट गो इन द मार्केट एंड लेट द कस्टमर फाइंड इट आउट। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में आपको कस्टमर बताता है कि भाई ये मेरे प्रोडक्ट में मसले आए, मैंने आपको ली थी, मैंने आपसे, दीज आर द प्रोडक्ट फेलियर्स। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? ओके, व्हाट इज अप्रेजल कॉस्ट, ठीक है, ये आपने क्वालिटी के अप्रेजल्स करवाएं, लोगों को आपने हायर किया हुआ है, दे कैरी आउट द क्वालिटी अप्रेजल्स, बाहर से लोग आते हैं, सब सब्जेक्ट टू लाइक आपके स्टैंडर्ड्स, अगर आपने कोई सब्सक्राइब किए हुए आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं, तो कुछ लोग आएंगे वो क्वालिटी का अप्रेजल करेंगे, तो उसकी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रिवेंटिव कॉस्ट, ये सारे लोग आपके क्वालिटी के लोग आपने हायर किए हुए हैं, टोटल क्वालिटी कहते हैं, टीक्यू ट्रेनिंग होगी इनकी, इनको आपने प्लानिंग में डालना है, ये सारे पार्ट्स में डिफरेंट सेगमेंट्स में होंगे, कोई प्रोसेस कंट्रोल में होंगे बंदे, कुछ कस्टमर असेसमेंट सेक्शन में होंगे, ठीक है। ऑल दिस बेसिकली इज डन टू प्रिवेंट इफेक्ट्स फ्रॉम अकरिंग, कोई अकरिंग आपके प्रोडक्ट में ना आ जाए, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड प्रिवेंशन कॉस्ट। इतने सारे लोग आपने टीक्यू में हायर किए हुए हैं, नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर अपनी एयरक्राफ्ट की बात करें, तो वहाँ पर तकरीबन कोई 500 बंदा है जो हमने हायर किया है, वो सिर्फ इसी काम पर है, वो टोटल क्वालिटी के लिए दे आर वर्किंग ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स, हर सेक्शन में बंदा बैठा हुआ है, वो देख रहा है प्रोक्योरमेंट के सेक्शन में कोई मसला तो नहीं हो रहा, फिर आपका शॉप्स हैं, रबर शॉप में कोई मसला नहीं है, मेटलर्जी शॉप में नहीं है, पेंट शॉप में कोई मसला नहीं है, हर शॉप में एक बंदा बैठा हुआ है, एक बंदा नहीं ज़्यादा बंदे बैठे, तो टोटल अगर फैक्ट्री बैठे बंदे तो तकरीबन 500 बंदा बैठा हुआ है, जो उधर बैठ के सिर्फ क्वालिटी को चेक कर रहा है। तो इतने 500 बंदे बिठाने का मकसद क्या है, दिस इज टू प्रिवेंट दैट थिंग फ्रॉम अकरिंग, कोई एक मसला आ गया, बाद में जहाज गिर गया, दैट्स अ ह्यूज कॉस्ट, तो इन 500 बंदों को मैं हायर करके तनख्वाह दे दूंगा जस्ट टू प्रिवेंट दैट थिंग फ्रॉम अकरिंग, तो उसकी कॉस्ट होती है, दैट्स कॉल्ड प्रिवेंशन कॉस्ट।
एथिक्स एंड क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड वर्क जिसमें आपके डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हो गया, सब स्टैंडर्ड सर्विस दे दिया आपने, पुअर डिज़ाइन, ये सारी वही चीज़ जो अगेंस्ट द क्वालिटी जाती है। ठीक है, सब स्टैंडर्ड पार्ट्स मटेरियल्स। ठीक है, हैविंग नॉलेज ऑफ दिस एंड फेलिंग टू करेक्ट एंड रिपोर्ट इन अ टाइमली मैनर इज अनएथिकल। आपको पता है ये चीज़ गलत बन गई है, आप बता नहीं रहे, आपको पता है प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहा हूँ, ये गलत प्रोडक्ट है, तो दैट्स अनएथिकल प्रैक्टिस। फिर सर्टिफिकेशंस होती हैं, अवार्ड्स होते हैं जो आपको मिलते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस को मिलते हैं। ठीक है, इसमें ये डिफरेंट दिए हुए हैं, लीडरशिप के, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के, इंफॉर्मेशन एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स फोकस, ये सारी इंफॉर्मेशन है, नॉट टू वरी अबाउट इट। ये भी सब इंफॉर्मेशन है, जस्ट लीव इट। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लो। इसमें क्या होता है, आईएसओ जो सर्टिफिकेशन होती है, जो आपकी, आप इंटरनेशनल प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई चीज़ आपने बना के बेचनी है बाहर, तो वो कहते हैं भाई कि हमें आपकी सर्टिफाइड कंपनी होनी चाहिए जो आईएसओ सर्टिफाइड हो। इसका मतलब होता है कि आपके पास हर प्रोसेस का एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी में क्या लिखा होता है, ये प्रोडक्ट बनेगी कैसे। ठीक है, अगर हर प्रोसेस का एसओपी है और उसको आप फॉलो कर रहे हो, तो वो आके चेक करते हैं हर साल कि आप अपने एसओपी के हिसाब से चल रहे हो या वायलेट कर रहे हो या वो डेविएट करते हो। अगर आप एसओपी को डेविएट नहीं करते, वायलेट नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है, दैट्स आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी। जैसे दुनिया के हर बंदा खरीदता है चीज़ें। इसी तरह अगर आपकी कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं और उसमें अगर आपकी सर्टिफिकेशन है, तो उसको ISO 14000 का नंबर होता है। 9002, 9003, 9 ये कोड्स होते हैं, एविएशन का कोड होगा इसमें। इसी तरह सर्टिफिकेशन अगर 14 से स्टार्ट होती है, दैट्स एनवायरमेंटल सर्टिफिकेशन, कि हेल्थ एनवायरमेंट वाले लोग आपसे खुश हैं, वो कहते हैं आपकी प्रोडक्शन से एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं है। तो अगर आपने एनवायरमेंटल सर्टिफिकेशन ले ली, अगर रिक्वायरमेंट है किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, तो यू गो फॉर ISO 14000। ये किसने बताया मुझे। TQM हम पढ़ चुके हैं, इट्स अ फिलोसफी जिसमें सब कुछ होता है। TQM में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस भी आ गया और टोटल क्वालिटी कंट्रोल भी आ गया। A philosophy that involves everyone in an organization in a continual effort to improve quality and achieve customer satisfaction. तो ऐसी बात है, जब क्वालिटी मैनेज होगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन विल बी वेरी हाई। TQM अप्रोच, सबसे पहले क्या करोगे, कस्टमर को क्या चाहिए, व्हाट द कस्टमर वांट। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करो, प्रोसेस बनाओ कि इस प्रोसेस में किस तरह हम करेंगे फॉलो, उसको रिकॉर्ड करो, और फिर उसको सप्लायर को बताओ कि भाई इस तरह हम करना है, तो इस तरह करके टीच द सप्लायर इफ सप्लायर इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये 5 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं ऑफ TQM। किसी ने इससे रिलेटेड पूछना है, प्लीज पूछ लें। TQM अप्रोच, क्लियर अबाउट इट। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि इफ यू मेकिंग एनी थिंग, ठीक है, तो उसमें कहीं अगर आपकी इंप्रूवमेंट आती है तो यू कंटिन्यू इम्प्रूव द प्रोडक्ट। ठीक है, कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, मतलब आपने किसी को बेंचमार्क किया हुआ है कि हम इस तरह की प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक उसमें अगर ऐसा स्टील बन रही है, तो हम स्टील का स्टैंडर्ड है 2.5, इसको हम फॉलो करते हैं, ये बेंचमार्क कर दिया है। हम जहाज़ों में जो सामान इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं मिलिट्री स्पेक्स है, मिल स्पेक्स। गवर्नमेंट ने ये, दुनिया में मिल एविएशन में क्या है, मिल स्पेक्स होते हैं, जिसको हमने बेंचमार्क किया है कि इस तरह की जो स्पेसिफिकेशन हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव बेंचमार्किंग। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, हर एम्प्लॉय एम्पावर्ड है, वो बता सकते हैं मुझे सर ये क्वालिटी की प्रोडक्ट्स नहीं है, यहाँ पे ये मसले आ रहे हैं, एनीबडी कैन कम एंड टॉक। टीम अप्रोच, लॉक की अलग टीम है, प्रोविजनिंग की अलग है, शॉप से पेंट शॉप अलग है, बट दे वर्क इन टीम। ठीक है, सबका एक ही अप्रोच है कि गलत प्रोडक्ट कहीं ना बन जाए हमसे। Knowledge of tools, superior quality, again, quality or at the source and suppliers. These are common practices in a quality management function. ये continuous improvement का इजाफा का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब you have never ending improvement in service or quality or a product। ठीक है, तो इसका philosophy का मतलब होता है कि improvement
ऑफ कन्वर्टिंग द प्रोसेस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने पहली बार कोई चीज़ बनाई, उसमें डिफेक्ट्स अगर फॉर एग्जांपल 100 आ रहे हैं, आपने दोबारा बना के देखा यार इसको प्रोसेस को ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, अब डिफेक्ट्स हो गए 10, फिर दोबारा आपने कहा नहीं ऐसे नहीं ऐसे मसला था, अब डिफेक्ट 0 हो चुके हैं, तो ये इम्प्रूव इट थ्रू आउट द चैनल, आपने इवॉल्व किया है और कंटिन्यूस लर्निंग की है। दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कि आपकी प्रोडक्ट के प्रोसेस कंटिन्यू इम्प्रूव हो रहे हैं यहाँ तक कि 0 डिफेक्ट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, इस कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को जापानीज जबान में कहते हैं काइजन। ठीक है, कि आप चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाते रहते हैं हर वक्त। फिलॉसफी ऑफ मेकिंग ईच वर्कर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ हिज वर्क, हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सिक्स सिग्मा क्या है? सिक्स सिग्मा मतलब है कि जो भी चीज़ आप बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 मिलियन बनाई प्रोडक्ट, ठीक है, 10 लाख बनाई, 10 लाख में सिर्फ 3 वाला डिफेक्ट पीसेज है, बाकी सब पीस ओके है। तो अगर इस चीज़ को आप अचीव कर लेते हो प्रोडक्शन, दैट्स कॉल्ड सिक्स सिग्मा। 10 लाख पीस में से सिर्फ 3 पीस खराब निकलेंगे, बाकी सब पीस सही निकलेंगे। दैट्स अ क्वालिटी पार्ट। अगर इस पे पहुंच गई कंपनी तो हम कहते हैं सिक्स सिग्मा कंपनी। program to reduce defects requires certain tools and techniques. That's like one of the highest standards, Six Sigma. किसी ने कुछ पूछना है सिक्स सिग्मा का? समझ आ रहा है सबको? ये सारे सो रहे हैं? सर सिक्स सिग्मा जो है ये सर्विसेज में कैसे यूज हो सकता है? अच्छा, वेरी गुड। समय से जैसे हमने बनाए थे ना कि 10 मिलियन में से 6 कस्टमर्स हैं या चार 3 कस्टमर्स हैं, वो हमें शिकायत करें, तो वो ही होता है सिक्स सिग्मा। सर्विसेज में बहुत मुश्किल होता है, प्रोडक्शन में ज़्यादा होता है। क्लियर? ठीक है, यस सर। डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स का मतलब है वहाँ पे कंप्लेंट्स सर्विसेज में। सिक्स सिग्मा के फायदे बताए उन्होंने, इम्प्रूव क्वालिटी, सेव टाइम, कट कॉस्ट। ठीक है, तो एम्प्लॉय कहाँ पे होता है? डिज़ाइन के फंक्शन में, प्रोडक्शन में, सर्विसेज में, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में, डिलीवरी में। गलत डिलीवरी करने के 10 लाख में से सिर्फ 6 डिलीवरी गलत की है मैंने, 3 गलत की है। इट्स अ सिक्स सिग्मा कंपनी। प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, डिफाइनिंग परफॉर्मेंस मेरिट्स, selecting projects likely to succeed, selecting and training appropriate people, reducing variations, utilizing statistical model, designing a structured improved strategy। ये सिक्स सिग्मा के अंदर आपको मिलता है। अगेन वही चीज़ें इसमें, टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट। ब्लैक बेल्ट का मतलब होता है कि आपकी यू आर एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू बी। ग्रीन कभी कभार, ब्लैक उसी नहीं, ब्लैक और ग्रीन बेल्ट होते हैं, इसकी इसकी कोर्सेज और आपके सर्टिफिकेशंस होते हैं। जो बंदा अगर ब्लैक बेल्ट है सिक्स सिग्मा में, इसका मतलब है उसे सारे वो कोर्सेज किए जो सिक्स सिग्मा के लिए आपको आने चाहिए। शुरू के कोर्सेज में आपको ग्रीन बेल्ट मिलता है। अगर आप मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो ये उस चीज़ से रिलेट करता है। ठीक है, मैनेजर में अगर कोई, मैं अगर जाके कोई सिक्स सिग्मा का कोर्स करूंगा तो मुझे कहेंगे सर अभी आप ग्रीन बेल्ट है। फिर मैं और कोर्सेज करूंगा, 5 6 सर्टिफिकेशन होगी, फिर वो कहेंगे सर आज आपसे ब्लैक बेल्ट है। ये सारे इसकी नॉमिनेशन हैं। आई जस्ट टेक अनदर मिनट ब्रेक, क्योंकि खत्म हो रही क्लास, तो मैं आपको दूसरा लिंक सेंड करता हूँ, उसमें हम उसको क्लास को फाइंड अप करते हैं क्विकली। तो आई एम जस्ट सेंडिंग अनदर लिंक प्लीज़।